हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन द यूनिक क्लासेस एंड द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। हम चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट सेशन के अंदर सब टॉपिक्स हमने कवर कर लिए डे बाय डे, सेशन बाय सेशन, वीडियो बाय वीडियो। और अब इट्स टाइम फॉर सम Q&A, माने क्वेश्चन एंड आंसर्स, है ना। तो फर्स्टली क्विकली एक रिकैप ले लें कि हमने क्या क्या किया। हमने सबसे पहले फर्स्ट सेशन के अंदर चार्जेस के बारे में डिस्कस किया, काफ़ी अच्छे से चार्जेस को समझा, उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझा। फिर चार्जेस और चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन को समझा, यानी कि कूलम्स लॉ, है ना। बीच में हमने किसी बॉडी पे चार्ज इंड्यूस करना भी सीखा था, है ना। फिर अपने कूलम्स लॉ सीखा। कूलम लॉ के अंदर काफ़ी अच्छा टाइम लगाया आपने, कूलम लॉ को पढ़ा, कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, कुछ एक न्यूमेरिकल भी देखे, है ना। फिर हम किस पे आगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने पे आगे, हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। फिर हम कहाँ गए, हमने फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टडी किया, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टडी करा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बाद हमने इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है वो स्टडी करा। इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फिर कहाँ पे, उसके एक्सिस पे, उसके इक्वेटोरियल पे, माने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, और फिर किसी एक रैंडम पोजीशन r, पे, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उस इलेक्ट्रिक डायपोल को उठा करके ले गए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और देखा कि इस पर फोर्स कितनी लग रही है और टॉर्क कितना लग रहा है। और आफ्टर दैट आए हमारे पास गॉस अंकल, है ना। गॉस अंकल ने एक रूल दिया, फाई इज इक्वल टू, क्या कहा था, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट, यही कहा था उन्होंने, ठीक है। फिर इस पे बेस्ड हमने एप्लीकेशंस करे, प्रूफ किया, और 4 एप्लीकेशन इसके ऊपर हमने खत्म कर लिए इस सेशन से पहले तक, ठीक है। तो अब कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं, लाइक एक बुक है मेरे पास, उसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मैं आपको रीड करके कुछ एक क्वेश्चन बता देता हूँ जो मुझे लगे कि हाँ अच्छे हैं, डिस्कस करने चाहिए। लाइक एक क्वेश्चन लिखा है, अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट टू बी शील्डेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन इट्स एनवायरमेंट। एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो कि खराब हो सकता है ना, उसको बचा के रखना है एनवायरनमेंट से, ताकि आसपास वाली कोई चीज़ उस पर इम्पैक्ट ना करे। तो कैसे उसे बचा सकते हैं? आपको याद हैगा कि हमने किया था गोज लॉ के एप्लीकेशन के अंदर स्फीयर वाले में, थर्ड केस, वहां पे आपने एक वर्ड सीखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग सीखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और वहाँ पे अपने डिस्कस भी किया था, किसी भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को अगर बचा करके रखना है तो उसे किस में बंद रखना चाहिए, एक मेटल या कंडक्टिंग बॉक्स के अंदर बंद करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, ठीक है, ये बात होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लैमेबल मटेरियल यूजुअली हैव मेटेलिक रोप्स टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग मोशन, व्हाई? आई थिंक कन्वे हुआ क्वेश्चन। इसको इलाबोरेट करें तो क्या मीनिंग निकलता है, लाइक आपने अगर देखा होगा, जो पेट्रोल पंप्स होते हैं ना, उनके पास जब सप्लाई आती है, जो ट्रक आते हैं ना उनके पास बड़े बड़े, जिनके अंदर पेट्रोल भरा हुआ होता है, डीजल भरा हुआ होता है, उनके पीछे चेन्स लटक रही होती हैं, कभी अपने ध्यान से देखा हो तो। और वैसे छोटी छोटी चेन नहीं होती, बड़ी चेन होती हैं, वो नीचे ज़मीन तक टच कर रही होती हैं। अब वो ऐसे नहीं कि उन्होंने फैशन के लिए लगाई है ना, ऐसा नहीं है, वो उसका एक लॉजिक है। क्यों लगाया है वो इसलिए लगाया है कि इन केस उनकी बॉडी पे, क्योंकि वो बॉडी किसकी होती है, मेटल की, है ना, मेटल के कंटेनर के अंदर भेजा जाता है, और रोप्स भी या वो चेन्स भी मेटल की हैं, उनका कनेक्शन कहाँ पे है, इस अर्थ के साथ, है ना। अब आपको पता है कि उस ट्रक के अंदर है क्या सामान, तबाही का ही सामान है ना। अगर उस पर कोई नुकसान हुआ तो क्या होगा, काफ़ी बड़ा धमाका हो सकता है ना। और उस धमाके के सेलिब्रेशन में आसपास के बहुत सारे लोग साफ हो जाएंगे, है ना। तो उससे बचने के लिए आप देखोगे तो उसमें क्या कर रखा होता है कि जो उसकी बॉडी है ना, उस पर अगर एक्स्ट्रा चार्ज कहीं से आ भी गया, इन केस फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि जब चल रहे हैं तो एयर में भी तो फ्रिक्शन लगेगा ना, इन केस कैसे भी अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाए, अर्थ के अंदर चला जाए। इसलिए हमने वो एक्स्ट्रा रोप्स लगा रखी होती हैं। तो ये एक अच्छी एप्लीकेशन है कि जो अपने पढ़ रहे हैं वो डेली लाइफ के अंदर भी यूज़ करते हैं आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है कि ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर बट द स्पेशल रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग, व्हाई? कि सिंपल रबर जो होता है वो इंसुलेटर होता है, हमें पता है, पर एयरक्राफ्ट के जो टायर्स होते हैं, माने एयरप्लेन के, जेट के, इन सब के जो टायर होते हैं उनको स्लाइटली कंडक्टिंग बनाया जाता है, ठीक है। पहली बात तो अगर हमें नहीं पता तो हमें पता चला,
दूसरी बात कि अगर आपको पता चला तो आपको रीज़न ढूंढना है कि ऐसा क्यों किया जाता होगा। हमारी साइकिल वगैरह के टायर तो कंडक्टिंग नहीं बनाए जाते, उनके लिए स्पेशल कंडक्टिंग टायर बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों? जैसे आपने भी सुना होगा कि एयरक्राफ्ट वाले जो टायर्स होते हैं उनके अंदर हवा कौन सी भरी जाती है? हीलियम, है ना, जो कि लाइट हो, क्योंकि हमें भार कम करना है, उड़ने में उतना ज़्यादा जोर आएगा ना फिर। अब ये क्वेश्चन आ गया इस टायर से रिलेटेड कि उस टायर के मटेरियल को आपने स्लाइटली कंडक्टिंग बनाया, तो क्यों बनाया? क्योंकि जब वो रनवे पे चलेगा तो टायर का फ्लोर के साथ जो फ्रिक्शन होगा उससे जो चार्ज बनेगा वो चार्ज कंडक्ट हो जाए। ठीक है, वो चार्ज कंडक्ट हो जाए, एक जगह पे एक्यूमुलेट ना हो। क्लियर हुई बात? सिर्फ इसलिए उस टायर को कंडक्टिंग बनाया जाता है, हमारे ऐसे सिंपल से टायर को कंडक्टिंग बनाया नहीं जाता। ठीक है, और क्या है? और कोई अच्छा क्वेश्चन? एक कॉम्ब वाला क्वेश्चन है, मैं रीड करता हूँ इसको। अ कॉम्ब दैट रन्स थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट अ स्मॉल बिट ऑफ पेपर, वाई? व्हाट हैपन्स इफ द हेयर इज वेट और इफ इट इज अ रेनी डे? आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर एक कॉम्ब को किसी भी पर्सन के ड्राई हेयर में से पास किया जाता है ना, हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो वो कुछ एक पीसेज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। ये हमारी फर्स्ट लेक्चर की फर्स्ट सेशन के डिस्कशन में से है ना। तो क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, जो अपने यहाँ पे इसको रब करते हैं तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से ये फ्रिक्शनल क्या बना? फ्रिक्शनल चार्ज, जो हमने सीखी थी ना पूरी चीज। तो फ्रिक्शनल चार्ज बना, जो चार्ज इंड्यूस हुआ, उस इंड्यूस चार्ज की वजह से जो वो पेपर के पीसेस हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर इसने क्या कहा था कि अगर बाल जो है वो गीले हों, है ना, बाल गीले हो या फिर रेनी डे हो, तो क्या होगा? मतलब अपने को दिख गया ना कि ये पेपर उठवाने नहीं देना चाहता। अगर बाल गिले तो क्या होगा? फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फ्रिक्शन नहीं होगा तो इट मीन्स उसमें चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, तो पेपर भी अट्रैक्ट नहीं होंगी। और रेनी डे हो गया, इसका मतलब वापस से सामान तो गीला ही करना है ना, चाहे रेनी डे कह दो चाहे वेट एयर कह दो। एक चीज़ और डाल सकते थे कि इफ़ द पर्सन इज बाल्ड, मतलब बाल ही नहीं है उसके, अगर बाल नहीं है तो भी फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा, है ना। तो ये कुछ एक क्वेश्चन है इसके अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और नया तरह का क्वेश्चन देखते हैं। एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर से। मैंने पूरा क्वेश्चन तो लिखा नहीं, काम की चीज़ लिख दी सिर्फ। आपको एक रेशो दे रखा है के ई स्क्वायर, क्या दे रखा है? के ई स्क्वायर जी रेज टू जी एम ई एम पी, रेज टू पावर कुछ नहीं ऊपर था। आपको कहा है कि ये एक रेशो है, आपको चेक करके बताना है कि ये रेशो जो है वो डायमेंशनलेस है। फिर आपको ये चेक करना है कि ये जो है कितनी वैल्यू रखता है, इसकी वैल्यू कितनी है। सारे कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन होगी, उसके बाद आपको कांस्टेंट की वैल्यू रखनी है, जस्ट कैलकुलेट करनी है। और 3 टारगेट है मेनली, पहले आपको बताना है कि ये डायमेंशनलेस है, दूसरा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और तीसरा आपको चेक करना है कि ये रेशो एक्चुअली में आपको सिखाना क्या चाहता है। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले इसके अगर डायमेंशंस, अच्छा सोल्यूशन तो लिख रखा पहले से ही, अगर अपने को ये चेक करना हो कि ये डायमेंशनलेस है तो आपको क्या देखना पड़ेगा? इन सब की यूनिट देखनी पड़ेगी, और इन सब की यूनिट आपको ध्यान होगी। देखो ये के ई स्क्वायर, ये की कौन सा है? ये कूलम्ब्स लॉ वाला के है ना। और ये ई स्क्वायर, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये कहाँ से बना होगा? 2 चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन अगर हुई होगी तो उसका फॉर्मूला ये होता है ना, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो वहाँ से ये बना होगा के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और उन्हीं 2 चार्जेस के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की कैलकुलेशन की होगी किसी ने, तो उसके लिए क्या बना होगा फॉर्मूला? MEMP अपॉन आर स्क्वायर। बेसिकली अगर आप ये देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, माने एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, 2 जन जो हैं ये पड़े हो किसी डिस्टेंस r पे, तो क्योंकि इनके पास मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगी जो कि बहुत कम होगी, और क्योंकि इनके पास चार्ज है तो इनके अंदर एक अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगी। तो किसी ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैलकुलेट करी होगी और ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैलकुलेट करी होगी, सेम डिस्टेंस पे रखे रखे, और फिर डिवाइड कर दिया होगा इनको। तो देखो क्या आया होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया होगा और ये रेशो हमारे पास बन गया होगा, है ना। तो एक्चुअली में आपको इसके बिहाइंड द सीन का थोड़ा सा हिंट, थोड़ा सा आइडिया मिल गया, है ना। अब अपने को जब प्रूव करना है कि ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस है,
तो इसको प्रूफ कैसे किया जाए? इसको प्रूफ करने के कई सारे तरीके। आप क्या कर सकते हो, एक एक जने की यूनिट निकाल लो। आप एक एक जने की यूनिट निकाल लो कि क्या क्या होती है, ओके। या फिर आप कलेक्टिव यूनिट भी निकाल सकते हो। कलेक्टिव यूनिट भी निकाल सकते हो, कैसे? वी नो दैट, अभी डिस्कस करते हैं। देखो इजीएस्ट मेथड इसको करने का, वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ, ये क्या होती है? ये होती है के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये बन सकती है ना, चार्जेस का स्क्वायर ही तो है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर ये होगा। इट मीन्स जो के ई स्क्वायर है ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा एफ टाइम्स आर स्क्वायर के। या फिर अपने ये कह सकते हैं कि के ई स्क्वायर, इसके डायमेंशन क्या बनेंगे? फोर्स के क्या होते हैं आपको पता है, एम एल टी माइनस टू। फोर्स के तो आदि रखो आप, एम एल टी माइनस टू। और ये कैसे बना एम एल टी माइनस टू? क्योंकि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास मैंने एम, एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर मैंने लेंथ, और पर सेकेंड स्क्वायर मतलब टाइम इनवर्स में माइनस टू। ठीक है, ये हमें फोर्स का पता ही है। और ये आर स्क्वायर मतलब कि लेंथ की स्क्वायर, तो ये स्क्वायर की जगह यहां पे मैं 3 कर दूं, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक्स्ट्रा सामान को हटा लेते हैं, ओके। तो हमारे पास के ई स्क्वायर के डायमेंशन आ गए। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात कर सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी? जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो जो ये जी एम ई एम पी है, ये क्या बना? ये बना एफ आर स्क्वायर, यानी कि इसके डायमेंशंस क्या बने? अगेन देखो एफ आर स्क्वायर ही है, इसका मतलब इसके डायमेंशन भी क्या बनेंगे? एम एल क्यूब टी माइनस टू, यही बनेंगे। तो आपके पास इसके डायमेंशन आ गए, और दोनों के डायमेंशन कैसे आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। और सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी को अगर उसी डायमेंशन वाली क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा? डायमेंशन लेस क्वांटिटी, है ना। जैसे 5 मीटर अपॉन 5 मीटर क्या बचेगा? 1, कट गया। तो ये और ये इन दोनों के डायमेंशन सेम है, इट मीन्स दिस क्वांटिटी इज डायमेंशन लेस। लो जी, एक टारगेट तो पूरा हो गया कि ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस है। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। अच्छा, एक अल्टरनेटिव मेथड क्या है इसका? अगर डिटेल में करना हो आपको, तो डिटेल में करना हो तो आप क्या कर सकते हो? जो ये रेशो है ना, आप पहले ऐसा करो, आप इन सब के डायमेंशंस कलेक्ट कर लो। इसका एम आएगा, इसका एम आएगा, इसका क्या आएगा? ये क्योंकि चार्ज है, तो चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम, एम्पियर टाइम आएगा ना, एटी आएगा इसका। और फिर इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन लिखोगे, तो आपस में सारे बैलेंस हो जाएंगे, तब भी डायमेंशन सारे कट जाएंगे। तो किसी भी तरीके से आप जाओ। तो पहला टारगेट हमारा अचीव हो गया। दूसरा टारगेट था कि इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? ये सारी वैल्यू रखोगे। के की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹, है ना। ई स्क्वायर, ई क्या होता है? चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो किसी भी चीज़ की यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि डायमेंशन लेस है, तो हम यूनिट लगा के क्यों टाइम वेस्ट करें। जी की वैल्यू क्या होती है? 6.67 × 10⁻11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27, है ना। ये सब चीज़ें लिख दी अपनों ने। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.27 × 10⁻39, मतलब लगभग 40 के करीब ही होगी। इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, ये देखो इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है। तो पहली बात तो आपको दिमाग नहीं लगाना था, है ना, आपको सिर्फ आंसर निकालना था, तो दिस इज द आंसर। अब तीसरा काम है, इसीलिए अपने डिस्कशन रोक दी अपनी। अब स्टार्ट करते हैं, है ना, टारगेट के अंदर डिस्कशन करते हैं। उसने कहा था कि आप ये बताओ कि ये रेशो आपको समझाना क्या चाह रहा है, व्हाट डज दिस रेशो मीन। तो इसका मतलब क्या है? ये आपको रेशो किस क्वांटिटी का दिख रहा है? एक्चुअली में अपने को समझ आ चुकी कि दिस रेशो इज नथिंग बट द रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और क्योंकि ये रेशो बहुत बड़ा आया है, इट मीन्स ये रेशो कैसा आया है? बहुत बड़ा आया है। और नियरली कितना आया ये आया है, इसको मैं 2 ही लिख लूँ, अगर 2 × 10⁻39 इतना आया है। तो इससे क्या पता चला?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बता रहे हैं, और ये चीज़ तो हमें पता ही है ना, हमने ये चीज़ तो 11th में सीख ली थी कि जो यूनिवर्सल फोर्सेज हैं उसमें से सबसे वीक फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल। उसके बाद नंबर किसका आता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स का, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, ये 3 टारगेट थे जो हमने अचीव कर ली। सो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। लिखा है कि फाइंड द पॉइंट या पॉइंट्स। देखो ब्रैकेट में ऐसे लिखने का मतलब कि ये हमें कंप्लीटली श्योरिटी नहीं देना चाह रहा कि यहाँ पे पॉइंट है या पॉइंट्स हैं, एक है एक से ज़्यादा है, कोई बात नहीं, हम दिमाग लगा लेंगे। वेयर ई वेक्टर इज 0, आपको यहाँ पे इस और यहाँ पे अच्छा एक वर्ड मिस है, ऑन लाइन ज्वाइनिंग, ये वर्ड लिखा हुआ था, ऑन लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। आपको इस पूरी लाइन पे, माने कि एक्सियल पोजीशन पे, इस पूरी लाइन पे आपको कैलकुलेट करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं पॉइंट या पॉइंट्स जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। देखो एक चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा नहीं, उसके आसपास कहीं 2 चार्ज हैं तो शायद 0 हो सकता है। तो पहले अपने को चेक करना पड़ेगा। देखो हम इसको देखें तो इसके 3 रीजन बन गए, एक इधर लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, और एक बीच वाला। तो आप अगर चेक करके देखो कि क्या यहां पे इस तरफ कभी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, तो क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन को देखना पड़ेगा, आपके पास दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो यहाँ पे अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज लेकर के आओगे तो ये इसको इधर धक्का मारेगा, ये भी इसको इधर ही पुश करेगा, है ना। तो दोनों ही एक तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, तो जब दोनों एक तरफ लगाएंगे तो वो ऐड ही होंगे, है ना, कैंसिल आउट तो होने का कोई चांस है नहीं। तो इट मीन्स यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि क्या है, सपोर्ट ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता। अगर इधर बात करेंगे तो वापस इधर वही सिचुएशन है कि ये वाला चार्ज इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, है ना। अगर इसको मैं ए कह दूं, इसको मैं बी कह दूं, तो ई ए भी इस तरफ होगा, है ना, और ई बी वो भी इस तरफ ही होगा। माने ये दोनों भी ऐड होने वाले हैं, कैंसिल होने का कोई मतलब नहीं है। तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 0 होगा, ना ही इधर 0 होगा। तो 0 कहाँ हो सकता है, फिर अब उम्मीद बचती है बीच में। तो आप रैंडमली कोई पॉइंट लेकर के देखो बीच में, तो एक जन क्या करेगा, ये वाला इधर फोर्स लगाएगा, है ना, और ये वाला इधर फोर्स लगाएगा। तो अब देखो लड़ाई हो रही है, ये भी पुश कर रहा है और ये भी पुश कर रहा है। तो एक चीज यहां रखी हुई है, इधर से भी कोई फोर्स लगा रहा है इसको उधर धक्का करने के लिए, और इधर से भी कोई फोर्स लगी है। तो अब यहां पे बीच में कहीं पे 0 हो सकता है ना। देखते हैं कहां हो सकता है। अब अपने को तो पता नहीं है कहां है, तो अपन क्या मान लेते हैं कि एक फोर्स है O, फोर्स क्या, एक पॉइंट है O, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0। अब इस पॉइंट की लोकेशन क्योंकि अभी पता नहीं है, तो अपने मान लेते हैं कि ये A से X डिस्टेंस पे है। अगर A से X पे है तो B से हमें पता चल जाएगा कि ये होगा 10 - X। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपने क्या करते हैं, कुछ एक लैंग्वेज लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट O विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ X फ्रॉम +20 माइक्रोकूलम चार्ज। इतने लिखोगे, ये तो अंडरस्टूड है, बताने की जरूरत नहीं होती। नाउ कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज 0। दैट इज, ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब E1 मतलब इसकी वजह से जो फील्ड आएगा दैट इज इक्वल टू E2। EA और EB भी कह सकते हो, ठीक है, या फिर आप इनका इस तरह से मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो। जब इनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगा तभी ये हो सकता है। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, वी नो दैट E इज इक्वल टू KQ/R²। E1 की बात करेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, K, चार्ज कितना है 20 माइक्रोकूलम। देखो न्यूमेरिकल जो अपने करते हैं ना, तो वैल्यू खोल देते हैं इसकी, 20 × 10⁻⁻6 अपॉन, ऐसा यूनिट में लिख रहा हूं सारा मैं। नीचे क्या लिखते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, x का स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें क्या आएगा K, इसका चार्ज कितना है +5, है ना। तो वैसे तुमने को मैग्नीट्यूड ही लेना है, 5 × 10⁻⁻6 माइक्रो के लिए, और नीचे है 10 - x। वैसे अगर अपन देखें तो इधर मुझे सेंटीमीटर में है ये x, तो अगर मैं सारा सिस्टम सिर्फ इसको ही कैलकुलेट कर रहा होता तो सारा सिस्टम मुझे ऐसा यूनिट में लिखने की आदत है, जो मेरी आदत यहाँ और यहाँ पे दिख गई। इसको तो चलो डिस्क्लोज किया ही नहीं, इसमें हाथों माइक्रो को अपन ने 10⁻⁻6 कर दिया। बट यहाँ पे
यहाँ पे अपने चाहें तो इसमें 10⁻⁻⁴ लगा सकते हैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। बट ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, दोनों क्या हो जाएंगे, इधर 10⁻⁻⁴ आएगा तो उधर भी आएगा, जैसे इधर आया और इधर भी आया। ओके, समझ गया। तो ये इसमें कुछ फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स बस यहाँ तक थी। अब क्या बची, अब मैथ्स बची है। आपको जो कट रहा काट देना, जो बच रहा बचा लेना। तो क्या कटेगा, k से k कैंसिल, 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁶ कैंसिल, और आपके पास बचने वाला है, ये देखो, ये 5 है, ये 20 है। जब इसको कैंसिल करोगे 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो इधर बच गया 4। ये x² उधर जाएगा, x² अपॉन 10 - x का होल स्क्वायर। अब आप देखो क्या दिख रहा है आपको, स्क्वायर स्क्वायर। अगर आप इधर देखो होल स्क्वायर है, इधर आप स्क्वायर रूट ले लो, तो यहाँ पे 4 के बजाय क्या बन जाएगा, 2। 2 = x अपॉन 10 - x, ऐसा कुछ बनेगा। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया काम। 20 - 2x इज इक्वल्स टू 2, नहीं इज इक्वल टू x, यहाँ तो सिंपल x है। ये -2x जब इधर जाएगा तो प्लस का 2x, है ना। इधर कर लेते हैं अपन, काफ़ी सारी जगह है हमारे पास। तो ये बना 20 इज इक्वल टू कितना आया, 3x, और x क्या आएगा, x क्या आएगा हमारे पास, 20/3। 20/3 क्या होता है, 20/3 होता है 6.666666, राउंड ऑफ करके 6 7 ले लेते हैं, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर चल रहा है, तो दिस इज ऑल्सो सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास आ गया x का आंसर, माने ये इससे काफ़ी दूर। यहाँ पे मैं अगर इसकी पिक्चर बनाऊँ तो ऐसा कुछ था हमारे पास, टोटल डिस्टेंस था 10 सेंटीमीटर, और काफ़ी ज़्यादा दूर 6.67 सेंटीमीटर पे ही आएगा। और आपको दिख रहा है ना, ये नल पॉइंट, 0 पॉइंट कहाँ आएगा, इस +20 वाले से काफ़ी दूर और +5 वाले से काफ़ी पास। ये आप खुद भी आइडिया लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो कि अपने को दोनों की स्ट्रेंथ बराबर करनी है। अब दोनों की स्ट्रेंथ बराबर करनी है, तो ये तो चार्ज बड़ा है, ये चार्ज छोटा है। इट मीन्स इसके पास होगा तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और इससे दूर जाएंगे तो इसकी स्ट्रेंथ घट जाएगी, तब जाके मामला बराबर हो सकता है ना। इसलिए ऐसा ही होना चाहिए था, और ऐसा ही हुआ। और एक और चीज़ नोट करने वाली है कि अगर यहाँ पे माइनस प्लस साइन हो जाते तो फिर आपको इवैल्यूएशन करना पड़ता कि जब ये अपने ने चेक किया था ना स्टार्टिंग के अंदर, 1 जगह 2 जगह 3 जगह की कहाँ है कहाँ नहीं है, तो शायद अपने पास मल्टीपल पॉइंट्स आ जाते। तो आप इसमें साइन चेंज करके ट्राई करके देख सकते हो। ओके, अब एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं इस पे, और ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क क्वेश्चन या 3 मार्क क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, और अच्छा क्वेश्चन है। देखो, आपको एक ही डायग्राम बना करके दे रखा है, ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखे हैं। आपको इस एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर एक क्यूब रख के दे रखा है, लाइक दिस। आपको ये कहा है कि यहाँ पे ये फील्ड दे रखा है, जो E वेक्टर है उसके 3 कंपोनेंट होंगे, EX, EY, EZ। y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, z एक्सिस में भी 0 है, मतलब इनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। x एक्सिस में फील्ड कितना है, आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, देखो, अल्फा × x, मतलब कि सेंटर से या ओरिजिन से जितना दूर जाएंगे उसके बिहाफ पे फील्ड बढ़ता रहेगा। ठीक है, अल्फा क्या है, अल्फा एक कांस्टेंट है, दिस इज अल्फा, मिट गया भाई हाथ लगाने से। अल्फा क्या है, 100 न्यूटन पर कूलम-मीटर। तो अभी देखो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, जानबूझ के आपको अल्फा भी दे दिया लिख के और अल्फा की वैल्यू भी दे दी। अल्फा सीधा ही लिख के दे देता 100, तो हमें ईजी लगता ना। तो ये क्वेश्चन जो है ना, हमेशा याद रखो कि न्यूमेरिकल या क्वेश्चन जो भी हैं उसमें 50% काम क्वेश्चन को समझने का ही होता है। अगर समझ में आ गया तो आधा क्वेश्चन हो गया। और ये एग्जामिनर जो होते हैं वो ये चाहते हैं कि बच्चा इसको देख के डर जाए कि अच्छा अल्फा एक्स 2 वेरिएबल्स आ गए, तो पैनिक हो जाए बच्चा। देखो क्वेश्चन को समझते हैं। आपको एक क्यूब दे रखा है जिसकी साइड ए क्यूब है, जो ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। और फील्ड जो है वो सिर्फ इस तरफ ही है, इस तरफ और इस तरफ कोई फील्ड नहीं है, मतलब ऊपर की तरफ और अंदर या बाहर कोई फील्ड नहीं है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसके अंदर। एक क्वेश्चन तो पूछा है सिंपल कि आपको गोज लॉ को एक्सप्लेन करना है, वो अपने यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना आता है कि फाई इक्वल टू सिग्मा के ऊपर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। दूसरा कहा है कि यू हैव टू फाइंड टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द क्यूब, इस क्यूब के अंदर टोटल चार्ज कितना है ये निकालना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अब आप चार्ज कैसे निकाल सकते हो,
अब देखो इसने आपको हिंट दे दिया एक्चुअली में गोज लॉ का नाम लेकर के। आप गोज लॉ की हेल्प से क्या कर सकते हो, आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और इन शीट का एरिया निकाल करके फ्लक्स निकाल सकते हो और फ्लक्स की हेल्प से चार्ज निकाल सकते हो। बातें करनी बहुत आसान है, करेंगे तब पता चलेगा, है ना। बात करने से कंफ्यूजन से क्रिएट हो रही है शायद। आप ये देखो कि इस क्यूब के अंदर 6 फेसेस है ना, 6 फेसेस हैं। इट मीन्स कि 6 के 6 एरियाज हैं, बट आपके पास 2 फील्ड जो है वो 0 है, माने कि ऊपर नीचे वाला जो फील्ड है वो 0 हो गया, और ये वाला कौन सा वाला, बाहर और अंदर, जेड वाले 0, वाई वाले 0, सिर्फ काम के कौन रहे, एक्स वाले। इन दोनों पे ही फील्ड है, माने इस पे और इस पे, इन दोनों की वजह से जो फील्ड है उसी की वजह से इस क्यूब के अंदर नेट फील्ड आएगा। आई थिंक शायद थोड़ी बातें कम समझ में आ रही है, इसको लिख करके करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप पहले देखो कि इसके पास 2 फेसेस हैं, इसको मैं कह देता हूं लेफ्ट फेस और इसको मैं कह देता हूं राइट फेस, ठीक है। जो ये लेफ्ट फेस है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन लेफ्ट फेस, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अल्फा एक्स, अल्फा एक्स, अल्फा माने क्या 100 है ना, अल्फा माने क्या 100, और एक्स माने क्या, इसके लिए एक्स क्या है, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है a, तो 100 इंटू a, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया लेफ्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। और अभी भी आप देखो ए की वैल्यू भी आपको दे रखी है 0.1 मीटर, तो वो भी डाल सकते हैं अपने, और वो डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे 100 इंटू 0.1, और देखो जब ऐसा यूनिट में दोनों चीज़ें रखी हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, ऐसा यूनिट में ही आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम। आ गया आपके पास न्यूटन पर कूलम, कूलम है भैया, तो ये क्या बनेगा, मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट इवन 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर अपन देखें राइट वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप सिंपली राइट वाले पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। जब करना स्टार्ट करते हैं ना तब आसान हो जाती है बातें। अल्फा एक्स, अल्फा इसके लिए भी 100 है, एक्स इसके लिए क्या है, डिस्टेंस कितनी है, ए तो यहाँ तक की, ए इसकी खुद की, तो a प्लस ए 2a, ए स्क्वायर मत कर देना गलती से, तो 100 इंटू 2 इंटू 0.1 न्यूटन पर कूलम, जो कि हमें आंसर देगा 20 न्यूटन पर कूलम। अच्छा अब क्या, आपको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया, क्या आप इसका एरिया बता सकते हो, सिंपल सी बात है, इसका एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर है ना, क्योंकि ये क्यूब है तो ये एक स्क्वायर हो गया, इसकी साइड ए है, ये सारी ए ही तो होंगी, और इसका एरिया पे कितना होगा, ए स्क्वायर, है ना। तो क्या अपने फ्लक्स निकाल सकते हैं लेफ्ट वाले का और राइट वाले का, क्यों निकालना है, अगर अभी दिमाग में नहीं आ रहा तो बस इतना बताओ कि क्या फ्लक्स निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। नाउ वी नो दैट, हमें ये पता है कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, ई ए कोस ऑफ थीटा, है ना, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या कह दो ई ए कोस ऑफ थीटा होता है। अब ये थीटा कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए और एरिया की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, सिर्फ ये 2 डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अब अपने मार्क कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है ना, इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, बट एरिया वेक्टर कहां होता है, नॉर्मली आउटवर्ड्स, है ना। इट मींस इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, इधर बाहर की तरफ, और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर बाहर की तरफ। होपफुली डायग्राम थोड़ा होच पोच नहीं हुआ, समझ में आ रहा है आपको। तो आप देखो कि आपके पास यहां पे इस केस में थीटा कितना आ रहा है, 0 डिग्री, है ना, और इस केस में थीटा कितना आ रहा है, 180 डिग्री। समझ में आई बात। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं कि अगर अपने निकालें कौन सा, फ्लक्स एट लेफ्ट सरफेस, अगर मैं निकालूं फाई एल, तो ये क्या आएगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई एल देखो कितना है, 10 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम। एरिया कितना है इसका, ए स्क्वायर, है ना, और कोस ऑफ थीटा, थीटा कितना है इसके लिए 180 डिग्री, यानी कि कोस 180, ठीक है। आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में स्किप करके आ सकते हैं अपने, मतलब शॉर्ट में करके आ सकते हैं, स्किप नहीं करके आना भाई। ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, फाई एल, ए स्क्वायर मतलब 0.1 है इसका,
तो 0.1 इंटू 0.1 0.01, ठीक है, यूनिट ना लिखो आप, यूनिट ना लिखो, और ये क्या आ गया -1, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये 10 है और ये होगा 100 अपोन में, तो एक तो इससे कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 0.1, माइनस है तो -0.1 है ना, यही बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारे पास आंसर आ गया इसके फ्लक्स का। सिमिलरली आप राइट वाला फ्लक्स भी निकाल सकते हो। कर क्या रहे हैं अपने, चार्ज निकालना था अपने को, है ना। तो क्या कर रहे हैं हमने, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका लिखेंगे, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, राइट वाले के लिए 20 न्यूटन पर कूलम, है ना। और एरिया कितना है a², और कोस ऑफ थीटा, तो कोस कितना है, कोस 0 डिग्री, ये क्या हो गया 20, ये क्या हो गया 0.01 इंटू 1, ठीक है, सेम आया। बस क्या है यहाँ पे 10 की जगह 20 डबल हो गया और प्लस की जगह माइनस है, तो ये हो जाएगा, ये 0.1 था तो ये +0.2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या वेबर भी कह सकते हो। ये फ्लक्स आ गया, ठीक है। अब इसमें फ्लक्स आया है माइनस समथिंग, उसमें फ्लक्स आया है प्लस समथिंग। अब मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। इस फॉर्मूला को भी हटा देता हूँ मैं, मेरे पास वैल्यू आ चुकी है फ्लक्स की, लेफ्ट वाले में से और राइट वाले में से। तो आप क्या कह सकते हो, सो नेट फ्लक्स फाई, ये कितना होगा, आप इनको ऐड कर दो, ये क्या आएगा -0.1 और +0.2, तो कितना आएगा फ्लक्स, ये आएगा प्लस का 0.1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। क्यों कर रहे हैं उस पर एक बार दिमाग मत लगाएं, ये देखेंगे क्या कर रहे हैं वो आपको समझ में आया। अपने किया क्या, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला फिर फ्लक्स निकाला, बिल्कुल सिंपल। अब आपके पास नेट फ्लक्स आ चुका है, अब इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब गोज अंकल हेल्प करेंगे तो आगे काम चलेगा, नहीं तो आगे काम चलने वाला नहीं है। कैसे हेल्प करेंगे गोज अंकल, देखो बाय गोज लो क्या कहता है कि फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा होता है। आपको फाई पता, आपको एप्सिलॉन नॉट पता है, कि आपको चार्ज पता चल रहेगा, क्या आपसे चार्ज पूछा गया था, यस, ठीक है। तो बस अब काम हो गया हमारा, और आपको एक चैन की सांस आएगी और समझ भी आएगा कि हाँ क्यों कर रहे थे अपने। ये क्या बना, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फ्लक्स, है ना। तो अब आप इसकी वैल्यू रख सकते हो। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ओके। और फ्लक्स कितना है 0.1, और देखो ये अपनों ने ऐसा यूनिट में रखा है, ये भी ऐसा यूनिट में रखा है, तो इसका आंसर भी किस में आएगा, ऐसा यूनिट में ही आएगा। तो आपके पास चार्ज, अब ये 0.1 है, इसका मतलब 10⁻⁻1, इसने क्या करना है, बस इसमें ऐड हो जाना है, तो इसका आंसर बन गया 8.85 इंटू 10⁻13। तो ये चार्ज आ गया, बस सिंपल, इतना सा काम है, ठीक है। समझ में आया क्या किया अपन ने, आपको चार्ज पूछा था। अब देखो, अब स्ट्रेटेजी आपको समझाता हूं मैं। आपसे चार्ज पूछा था तो आपको दिमाग में ये लाना था कि चार्ज कैसे निकाल सकते हो आप, इससे फ्लक्स वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, गोज लॉ वाले से, ठीक है। बट आपको इसमें फ्लक्स पता होना चाहिए। अब फ्लक्स इस फॉर्मूले से तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने चार्ज निकालने के लिए रख रखा है। तो फ्लक्स निकालेंगे किससे, कन्वेंशनल फॉर्मूले से, ई और ए वाले से। अब ई और ए वाले से निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ई और ए चाहिए। और आप देखो वही हिंट आपको दे रखी है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है, आपको एरिया निकालने के लिए लेंथ भी दे रखी है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, हमने एरिया निकाला, उनके बीच के एंगल्स देखे। ये सारी तैयारियां किस लिए, फ्लक्स निकालने के लिए। इधर का फ्लक्स, इधर का फ्लक्स, नेट फ्लक्स आ गया, नेट फ्लक्स आया तो नेट चार्ज आ गया, और हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बोर्ड का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने इसमें कर लिया। तो अब बिल्कुल सिमिलर फैशन पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। लाइक अभी क्या था क्यूब वाला, उसके अंदर जस्ट क्या किया है, शेप चेंज कर दी, सिलेंडर दे दिया। ये एक्स एक्सिस है अपना, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस यही है। पहले यहाँ पे क्यूब बना हुआ था, अब यहाँ पे सिलेंडर बना दिया, ठीक है। बस चेंज देखो कैसे किया है इसने, क्वेश्चन वही है, थीम वही है, और ये भी CBSE बोर्ड के अंदर 3 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहा है कि एक होलो सिलेंडर है जो कि इस तरह से रखा हुआ है, और उसके अंदर ये 2 चीज़ें दे रखी हैं और ये 2 चीज़ें निकालनी है आपको, ठीक है। वो अपने डिस्कस किया।
अब इस पर देखो क्या चेंज है, आपको अब इसका एरिया डायरेक्टली दे दिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको रेडियस भी दे सकता था जिससे आप पाई आर स्क्वायर करके एरिया निकाल सकते हो। तो आपको इसका एरिया पता लग गया, आपको इसका एरिया पता लग गया कितना है, ये रहा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक और चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड देने का तरीका बदल दिया। लास्ट टाइम इसने कहा था ई वेक्टर है और उसके कंपोनेंट दिए थे, ई एक्स था, है ना, नॉन जीरो था कुछ, अल्फा एक्स, बाकी 0 0 थे। इस बार इसने क्या कहा है, ई के सामने आई कैप दे रखा है सिर्फ, ठीक है, ई वेक्टर में आई कैप दे रखा है। आई कैप का मतलब भी क्या होता है, मीन्स ई एक्स है, ये वाई और जेड वाला कंपोनेंट है ही नहीं, इट मीन्स ये ई एक्स ही है, अगेन वाई और जेड नहीं है। तो आपको सिर्फ इसके फील्ड की टेंशन लेनी है और इसके फील्ड की टेंशन लेनी है। इसके लिए एक्स कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ भी कुछ दिया होगा, है ना, आई थिंक आई हैव मिस समथिंग, यहाँ पे कुछ ना कुछ दे रखा होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 1 मीटर ही दे रखा है, अगर 1 मीटर ही दे रखा है तो ये 1 मीटर हो जाएगा और ये वाला 2 मीटर हो जाएगा एक्स, बस। और उसी बिहाफ पे सेम आप इसका क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करके, है ना, यहाँ पे वेक्टर बाहर की तरफ, यहाँ बाहर की तरफ। आई थिंक अभी इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको ये पिक्चर समझ में आ गई। अब इसको आप खुद ट्राई करो और इसके मैंने आंसर लिख दिए। इसका जो फ्लक्स का आंसर आएगा वो इतना आएगा 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना। और फिर चार्ज तो जस्ट कैसे आता है, इसको आपने एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करवाना है 8.85 10⁻12 से, तो 8.85 को जब इससे मल्टीप्लाई कराओगे 0.125 से तो वो 1.1 बन गया, ठीक है, और पावर रेज टू द -12 ही रही। तो आप चेक करो करके कि आपका ये आंसर आता है या नहीं आता, और श्योरली आ ही जाएगा, बहुत ईजी। अब एक और क्वेश्चन है, ये भी गोज लो की एप्लीकेशन टाइप ही है, और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है जो 3 नंबर में दे रखा है इन्होंने, बनता नहीं 3 नंबर में बट फिर भी दे रखा है। आपको 2 शीट दे रखी है, एक ये इन्फाइनाइट शीट है, एक ये भी इन्फाइनाइट शीट है, ठीक है। ये वर्ड पे ध्यान देना आपको कि शीट है या फिर स्लैब है, क्योंकि स्लैब के अंदर काम डबल हो जाता है ना। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और इस पे क्या था σ/एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसमें आधा है, इस पर डबल है। तो शीट का है उसने कहा 2 शीट है, एक की चार्ज डेंसिटी है σ1, एक की चार्ज डेंसिटी है σ2। आपको 3 रीजन दे दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब इसके अंदर सेकंड और थर्ड के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और उसकी डायरेक्शन बतानी है। अब फर्स्ट में क्यों नहीं पूछा पता नहीं, या तो भूल गया होगा या मन नहीं किया इसका। सेकंड और थर्ड के अंदर आपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और वैल्यू दोनों बतानी है। तो जस्ट कॉमन सेंस, आपको पॉजिटिव चार्ज लेके जाना हर जगह ना। आपने अगर बीच में पॉजिटिव चार्ज रखा, ये काम पुश करेगा इस तरफ, ठीक है। अपने इस शीट को नाम दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी। तो ए जो है वो इसको यहाँ पुश करेगा और बी जो है वो इसको इस तरफ पुश करेगा, ठीक है। तो इट मीन्स अगर सेकंड रीजन की बात करते हैं अगर अपने सेकंड रीजन की बात करते हैं तो हमारे पास जो ई ए वेक्टर आएगा वो कैसे आएगा, वो राइट साइड में आएगा। और ई ए हमको पता है ना, शीट के लिए ये लेंगे अपने σ/ε0, तो σ1/2ε0 ये अपन ने ले लिया। और क्योंकि ये इस तरफ है तो इसको अपने पॉजिटिव से दिखा देते हैं, है ना। आप चाहो तो आई कैप भी लगा सकते हो। और ई बी की बात करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा σ2/2ε0, है ना। और ये भी एक्स एक्सिस में, बट नेगेटिव एक्स एक्सिस में तो माइनस आई कैप लगा दिया अपन ने। और नेट क्या बन जाएगा इन दोनों से जो ई नेट बनेगा वो बन जाएगा, अब हमें ये दे रखा है, देखो ε1 इज ग्रेटर देन ε2। अभी नीचे तो डिनोमिनेटर सेम ही है, इसका मतलब ये फैक्टर बड़ा है, तो ये जीत जाएगा, माने ई ए माइनस ई बी ये आएगा। और नेट डायरेक्शन भी कहाँ आएगी फिर, प्लस आई कैप की तरफ आएगी, है ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बन गया। तो ये क्या बनेगा, σ1 माइनस σ2/2ε0 आई कैप, है ना। या आप लिख सकते हो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होएगा और किस डायरेक्शन में होएगा। इसी तरह अगर थर्ड में जाएं, ठीक है, थर्ड में जाएं तो आप यहाँ पे फिर एक पॉजिटिव चार्ज को लेके कूद जाओ। तो ये यहाँ पे ए वाला क्या करेगा, ए वाला इस तरफ पुश करेगा, है ना। और बी वाला कहाँ पुश करेगा, बी वाला भी यहाँ पुश करेगा। मतलब कि आपको अब इसके अंदर करना क्या है, ये आप अपने आप करना।
अब इसमें मैं सिर्फ मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। थर्ड वाले में ये तो प्लस ही रहेगा। देखो शीट में हमने एक बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन देखी थी कि डिस्टेंस कितना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ए की वजह से जितना फील्ड यहाँ पे है उतना ही फील्ड यहाँ पे होगा, सेम रहेगा ये। अगर मैं इसको कलर चेंज करता है, इसको अपने मॉडिफाई करने लगे तो ये सेकंड की जगह थर्ड आएगा, ई ए इतना ही रहेगा, ठीक है। और ई बी जो पहले इस तरफ लग रहा था, अब ई बी भी प्लस हो जाएगा। अगर ये प्लस हो गया तो दोनों ने जुड़ना है प्लस, और नेट भी कहाँ है प्लस एक्स में, तो बस इतना चेंज आ जाएगा। ये थर्ड केस के लिए हो गया। फर्स्ट केस में इसने पूछा नहीं, अगर पूछा होता तो सिर्फ इतना ही आता, सेम टू सेम, बस यहाँ पे प्लस आई कैप की जगह क्या आ जाता माइनस आई कैप, बस डायरेक्शन बदल जाती, होना दोनों ने ऐड ही था, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा था ये, और ये 3 मार्क्स में पूछा हुआ है, ठीक है। हमने अब इस पर कुछ क्वेश्चन देख लिए, कुछ एक थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन देख लिए, कुछ एक हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए, 3-4 एक न्यूमेरिकल कर लिए, 1-2 अपन ने चैप्टर के बीच में भी कर लिए थे। सो और कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल इसके अंदर चीज़ें हैं नहीं, मेनली जस्ट फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें ही हैं। फॉर्मूला आपको आता है, आपको वैल्यूज़ ढूंढनी है, क्वेश्चन को रीड करके 50% काम खत्म कर देना उसका, है ना। उसकी ट्रिक्स वगैरह चलने नहीं देनी। जब जहाँ भी आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है ना, आपको जानबूझ के अल्फा दे रहा है और अल्फा की वैल्यू दे रहा है, उसका कोई सेंस नहीं है। तो आपको ये चीज़ें पकड़नी है, डी कोड करना है कि आपको एग्जामिनर के साथ खेलना है। एग्जामिनर क्या करता है, बच्चों के दिमाग के साथ खेलता है, आपने उसकी चालाकी पकड़ लेनी है, ठीक है। तो आपका 50% काम आसान हो जाएगा। टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 कि जहाँ भी कोई क्वेश्चन अटके और उसमें डायग्राम नहीं बना हुआ, तो आप सबसे पहले डायग्राम बनाओ, क्योंकि डायग्राम बनाने से जो 50% हमें काम करना है ना, उसमें 100% सक्सेस मिल जाती है, ओके। और अब इसके बाद आपने चैप्टर थ्योरेटिकली कर लिया, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको ज़रूर करने, और जो भी आपके पास अगर कोई रेफरेंस बुक है तो उसके अंदर से आप क्वेश्चन स्टडी करो। बहुत सारे आपको थ्योरी क्वेश्चन मिलेंगे, छोटे छोटे 1 मार्क 2 मार्क, है ना, वेरी शॉर्ट, जिससे कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा अच्छा। बट एनसीईआरटी क्वेश्चन और हो सके तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इन दोनों को किसी कीमत पे नहीं छोड़ना, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी फिजिक्स।